स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे OCM चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। हमने OCM का चैप्टर लिया था और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो लेक्चर 1 और 2 में हम अपने लेक्चर्स ले चुके हैं। अब हमारा आज है लेक्चर 3 जिसमें हम ये लेसन को एंड करेंगे। ओके, इस लेक्चर में मेन तो हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट थ्योरी के और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। लेट्स स्टार्ट। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, टेलर जो थे वो 1856 से 1915 तक एक अमेरिकन थे और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा। मतलब आप मैनेजमेंट को साइंटिफिक अप्रोच से अब स्टडी करेंगे। ओके, एंड इसलिए इन्हें इसी अप्रोच की वजह से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी रूल ऑफ थंब से या ट्रायल एंड एरर अप्रोच से। अब ये रूल ऑफ थंब और ट्रायल ऑफ एरर आगे टॉपिक में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला टॉपिक आ रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हमें साइंस का यूज़ करना है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब क्या? रूल ऑफ थंब सब्सटीट्यूटेड बाय द साइंटिफिक मैथड्स। मतलब जो रूल ऑफ थंब है हमारा, उसको हमने साइंटिफिक मैथड से सब्सटीट्यूट किया है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। मतलब वो डिसीजन जो आप पर्सनल जजमेंट से लेते हैं उसे आप कहते हैं रूल ऑफ थंब। सिलेक्टिंग बेस्ट वेज होना चाहिए। एम्प्लॉय और जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से अपनी अप्रोच को रखे कि बेस्ट वे में वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए कि बस अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर आ गया एक्सपेरिमेंटली तो ठीक, नहीं आया तो फिर ट्राई करेंगे। नो ट्रायल एंड एरर मेथड। इससे एनर्जी बहुत सेव होगी और इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी हमें साइंस का यूज़ करना है, नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब किसी भी मैनेजर को जो अपनी एक्टिविटीज़, जो प्रोडक्शन की या कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक रूल से करेगा, साइंटिफिक अप्रोच से करेगा, चाहे वो कितनी ही स्मॉल एक्टिविटी क्यों ना हो। मैं एग्जांपल भी दिया है उसने फर्स्ट पॉइंट में, लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कार्स। इसमें भी साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक प्लानिंग से काम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कन्फ्लिक्ट ना होना यानी, ओके, तो डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। एक हेल्दी वर्क क्रिएट होना चाहिए, ओके, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस कोऑर्डिनेशन से जब एक एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट्स अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे, ओके। एंड फिर जब मिनिमाइज हो जाएंगे तो आपका जो गोल है, जो आपको अचीव करना है, इन शॉर्ट जो आप डिज़ायर्ड गोल चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, वो हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेगा आपका बिजनेस। अदरवाइज कैसे ग्रो करेगा? अगर डिस्कॉर्ड रहेगा, बार बार स्ट्राइक्स रहेंगी, बार बार ट्रेड यूनियंस के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे या मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा, तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते ना। इसलिए टेलर्स ने हमें एक साइंटिफिक जो रूल्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें एक रखा है हार्मनी। नेक्स्ट है आपका मेंटल रिवोल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। मतलब फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हमें सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है और हमारी जो नेचर और अप्रोच है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, एक दूसरे सबकी इम्पोर्टेंस इक्वल होगी
और आपका कोऑपरेटिव नेचर होगा तभी तो आप गोल अचीव कर पाएंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर मेंटल रिवोल्यूशन हुआ और माइंड में ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है, बिजनेस का लॉस है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल इस बात पे एम्फसाइज करता है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। इंटरनल कंपटीशन अगर हुआ तो वो होना चाहिए विद हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि जब इंटरनल कंपटीशन होगा तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाएगा, ओके। बट अगर उसमें इंडिविजुअलिज्म आ गया कि बस मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम है, ओके। उसमें ये है कि जैसे कि एम्प्लॉई हैं, उन्हें स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए, कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉई और मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 पिलर्स हैं। और अगर ये पिलर वीक हुए, विदाउट कोऑपरेशन हुए, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ साइंस यूज़ कर रहा है टेलर कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सबका अपना अपना काम होना चाहिए। मैनेजर को हेल्प करना है, एनकरेज करना है, गाइड करना है अपने एम्प्लॉय को। मेजर प्लानिंग जो डन होती है वो अक्सर टॉप और मिडिल लेवल पे होती है, जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। एम्प्लॉय जो हैं उनको वो काम करना है, जो बड़े ऑर्डर करेंगे वो छोटा करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि छोटा कोई लोअर लेवल वाला रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए ना। मैनेजमेंट टॉप और मिडिल लेवल में प्लानिंग करेगा और फिर उसको वो एम्प्लॉई वर्क करेगा। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन सुपीरियर देगा उस हिसाब से जो लोअर लेवल के लोग हैं वो उस पर एक्टिविटी करेंगे। और 6th है हमारा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई and employ for greater efficiency and maximum prosperity. Development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Best performance of an organization जो है वो always depend करता है skill और capability of employee पर। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ हमें प्रोवाइड करने चाहिए और जो भी उनके लिए असेंशियल थिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके। इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। ये भी एक टॉपिक है कि हमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम करें और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो। तो दीज आर द 6 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा साइंस का यूज़ करना है, ना कि कोई थंब रूल मेथड, ओके, रूल ऑफ थंब। एंड हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं। मेंटल एक रिवोल्यूशन होना चाहिए, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस। कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअलिज्म हो। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी होना चाहिए ताकि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। बस ये लास्ट 6 पॉइंट है और लेसन एंड है। और फिर उसके बाद मैं आपको मार्किंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से PDF फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पिक्स व्हाट्सएप पे दे दूंगा। उसके लिए आप पहले से पढ़ें तो, ओके। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आ रहा है सबसे पहले वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से किन किन कामों के लिए एक स्टडी करके रखें कि हमें करना क्या है। ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और क्रिटिकल असेसमेंट किया जाए जो डिपेंड होता है आपकी टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी पर, ओके। टाइम स्टडी क्या होता है? इस टेक्निक के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब कोई एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो हम उसका एक टाइम रिकॉर्ड करते हैं, ओके।
विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम स्टडी आप फिर प्रिसाइज काम कर सकते हैं और यूजिंग दिस टेक्निक हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स भी कर सकते हैं किसी काम का कि कोई काम कितनी देर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टाइम स्टडी जब तक नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई काम अगर है या कोई टास्क है तो वो कितने टाइम में होना चाहिए, उसका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हमें नहीं पता चलेगा। ओके, मेथड स्टडी, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स भी होते हैं। ओके, मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी होगी तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम वेस्टेज ना करें किसी चीज़ का, रॉ मटेरियल को वेस्ट ना करें, अपने रिसोर्सेस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज। थर्ड है हमारा मोशन स्टडी। The study of required motion means movement of employee as well as the machine from one place to another। किसी टास्क के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एम्प्लॉय का एज वेल एज मशीन का मूव करना। ओके, फोर्थ इज योर फटीग स्टडी, ठीक है ना। फटीग क्या होता है? जर्नली लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो होते हैं, कोई ब्रेक नहीं, कोई टारगेट प्रेशर नहीं, या कोई हैवी वर्किंग टूल्स हैं या पुअर वर्किंग कंडीशन है, तो इससे एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आता है, थकावट आती है। फटीग का मतलब ही होता है थकना, टायर्ड होना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर आपके पास अच्छे टूल्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो इससे आपका जो चीज़ें ख़राब होती हैं, वेस्टेज होता है, स्पॉइलेज होता है, वो रिड्यूस होगा। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप इससे बेटर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके वहाँ अपने प्रॉफिट पे या अपने गुडविल को बेटर कर सकते हैं। और फटीग भी इससे इम्प्रूव्ड होती है, मतलब फटीग नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है। जब टेलर ने एडवोकेट करा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी हमारे पास जो हमारा वर्क प्लेस है, जो हमारी वर्किंग एक्टिविटी है, उसके लिए हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइज अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज वर्किंग इन्वायरमेंट और मेथड ऑफ प्रोडक्शन से फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, और फटीग अमंग द वर्कर्स एंड इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ द वर्क। मतलब फटीग नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। इसमें टेलर ने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि हमें फिक्स करना है फेयर डेज वर्क। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिवेंट करता है एम्प्लॉई को फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। मतलब जिस कैपेसिटी से काम करता है, ये प्रिंसिपल हेल्प करता है कि वो अपनी कैपेसिटी से काम करे, टेक्निक्स का यूज़ करे, प्रॉपर टूल्स का यूज़ करे, टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करे, ताकि जो वर्क फोर्स हो रहा है उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एक्टिविटी बेटर हो। फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। एम्प्लॉय आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड in an impartial way. After selection, management should provide the proper training. सिलेक्शन के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम प्रॉपर सिलेक्शन करें। एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ओके, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। और ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने बताया, ताकि वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं अब। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है? इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। प्लानिंग सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्लानिंग अलग चीज़ है, एक प्लानिंग लेवल अलग है और इम्प्लीमेंटेशन लेवल अलग है। 2 सुपीरियर्स होंगे जो सुपरवाइज करेंगे एवरी वर्कर को, फिर 8 फोरमैन्स हैं टू कंट्रोल करेंगे
एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन को कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे। अब वो क्या करता है, हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर, मतलब एक मशीन काम कर रही है तो फिर वो सेकंड मशीन कैसे काम करेगी, तो ये प्लानिंग लेवल में आएगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड करता है इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, इसका काम है कंप्लीशन ऑफ द वर्क को रिकॉर्ड करना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइन करेगा टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में कोई काम हो जाना है, तो इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए कोई। और डिसिप्लिन एंश्योर्स दैट द वर्कर आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल, और डिसिप्लिन जो एंश्योर करता है कि वर्कर वर्क कर रहे हैं अपने रूल्स के साथ। एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल में क्या है, गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, इम्प्लीमेंटेशन काम चाहिए। स्पीड बॉस एंश्योर करता है दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब काम तो हो लेकिन स्पेसिफिक टाइम में हो। रिपेयर बॉस हैंडल द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैकेनिज्म, मतलब किस तरह से हमें हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल होगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। इंस्पेक्टर इंश्योर्स करता है दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क हो। तो ये सारी चीज़ें टेलर ने हमें बताई विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में जब आप प्रॉपर डिवीजन करेंगे सारी एक्टिविटीज़ का, तो मैनेजमेंट डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमें परफॉर्मेंस चाहिए वो हमें मिल जाएगी इस प्लानिंग लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। लास्ट पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, रिम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे, रिम्यूनरेशन इस तरह से फिक्स होना चाहिए कि एवरेज वर्कर मोटिवेट हो कि मुझे अपना स्टैंडर्ड आउटपुट अटेन करना है, क्योंकि उसको मालूम है मैं अपने स्टैंडर्ड को से काम करूंगा और अपने टास्क को पूरा करूंगा तो मुझे रिम्यूनरेशन है, बेनिफिट्स हैं। टेलर ने सजेस्ट करा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या था, हायर रेट ऑफर्ड उनको होगा जो अपना कंप्लीट टास्क करेंगे, ठीक है ना, मोर देन द स्टैंडर्ड क्वालिटी, ओके। और अदर हैंड पे वो एम्प्लॉय जो परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड करेंगे उनके लिए लोअर रेट ऑफ वेज होगा, मतलब जो बेटर काम करे, स्टैंडर्ड काम करे, टाइम पे काम करे, एफिशिएंटली काम करे, बेटर करे, उसके लिए वेज जो है वो डिफरेंट है। और जो अपने स्टैंडर्ड से लोअर काम करे, प्रॉपर नहीं करे, परफॉर्म बेटर नहीं करे, उसके लिए उसके वेजेस कट हो जाएंगे, लोअर रेट पे आ जाएगा। दिस टेक्निक मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो हायर स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस करे और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। आपको 3 पार्ट में मैंने ये लेसन करा दिया है और आपको ओसी का एक लेसन एंड किया है। इसको आप आराम से वीडियो के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट रीड करते हुए लर्न करना स्टार्ट करें। इसकी मार्किंग मैं आपको अलग से PDF फॉर्म में दे दूंगा। थैंक यू।